जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का महत्वपूर्ण क्लास में। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो आपका झारखंड उत्पाद सिपाही में जिसका भी पेपर 2 में हिंदी है उनके लिए क्लास है। ठीक है, हिंदी पेपर 2। तो इससे पहले 3 क्लास हम लोग कर चुके हैं। आज चौथा क्लास है जिसमें आज हम लोग को देखना है जयशंकर प्रसाद और इनके द्वारा लिखित कृति या काव्य का क्या नाम है? आत्मकथा है। ठीक है, तो इनके द्वारा लिखी हुई आत्मकथा के बारे में देखेंगे। उससे पहले जयशंकर प्रसाद जो हैं ये राइटर हैं, इनका जीवन परिचय देखना ज़रूरी है क्योंकि इनका जीवन परिचय से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। तो पहले इनका जीवन परिचय देखेंगे, साहित्यिक परिचय देखेंगे, फिर साहित्य विशेषताएँ भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग एमसीक्यू में भी क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं इनका जीवन परिचय। जीवन परिचय में देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है आपका 1889 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। और वाराणसी कहाँ है? तो आपका यूपी में है। यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश में है। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ये 8वीं से अधिक नहीं पढ़ सके थे। देखिए ये प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में पढ़ने गए थे, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसा बना कि वे 8वीं से आगे नहीं पढ़ सके। लेकिन इन्होंने पढ़ना लिखना छोड़ा नहीं, इन्होंने घर पर ही रहकर संस्कृत, हिंदी और फारसी में अध्ययन किया। इसीलिए इनका जो है ये संस्कृत, हिंदी, फारसी में बहुत अच्छा कमांड है 8वीं पास होते हुए भी, ये आपको याद रखना है। अब इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु हो गई थी आपका 1937 ईस्वी में। अब इससे आगे हम लोग देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय। ठीक है, जयशंकर जी का साहित्य परिचय क्या है? तो इनकी जो प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं, कौन-कौन है? तो एक है आपका चित्रधार है, चरना झरना है, कानन कुसुम है, आंसू है, लहर है और कामयानी है। ठीक है, कामयानी पर उन्हें मंगल प्रसाद पारितोषक मिला है, ये भी आपको याद रखना है। वे कवि होने के साथ-साथ सफल गद्यकार भी थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे उनका जो प्रसिद्ध नाटक कौन-कौन है, तो अजातशत्रु है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है और ध्रुव स्वामिनी इनके क्या है? प्रसिद्ध नाटक हैं, ये आपको याद रखना है। कंकाल, तितली और इरावती उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। आकाशद्वीप, इंद्रजाल और आंधी उनके कहानी संग्रह हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब आगे हम लोग देखेंगे इनके साहित्यिक विशेषताएँ। इनकी साहित्य की क्या-क्या विशेषताएँ थी? ठीक है, तो इनके साहित्य विषय प्रसाद जी के साहित्य में जीवन की कोमलता, माधुर्य और साथ-साथ शक्ति और ओज भी है। छायावादी कविता की अतिशय कल्पना, निकता और सौंदर्य के अति सूक्ष्म चित्रण के साथ-साथ क्या है? प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएँ रही है। ठीक है? ये आपको याद रखना है। अब बात किया जाए भाषा की, तो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का परिपक्व रूप उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। खड़ी बोली आपको बताए थे कि पहले का जो रचनाकार होते थे, वे लोग क्या करते थे कि क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग ज़्यादा किया जाता था ताकि अधिक से अधिक आम जनों तक उनकी हुई लिखी हुई कविता या रचना पहुँच सके। ठीक है? तो यहाँ देखिए खड़ी बोली की परिपक्वता रूप उनकी रचनाओं में मिलता है, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या उनका उन्हीं से संबंधित या उनका जो रचना है आत्मकथ्य उससे रिलेटेड एमसीक्यू। ठीक है? इसके अलावा एक बात और एक लाइन बता देना चाहते हैं कि उनके काव्य में सौंदर्य, यौवन, प्रेम, विरह एवं वेदना का सुंदर चित्रण मिलता था। ठीक है? दर्द भरे नगमे भी मिलते थे। अब हम लोग एमसीक्यू शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि कवि ने अपने मन को किसका रूप दिया है? पहला है भंवरे, यहाँ आंसर छूट गया है, भंवरे, दूसरा है गायक, तीसरा है गीतकार, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गीतकार। कवि ने अपने मन को गीतकार का रूप दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कवि के जीवन के सारे दुख और दर्द और अभाव अब कैसे हैं? पहला है अधिक, दूसरा है मौन, तीसरा है कम, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी, मौन। कवि के जीवन के सारे दुख, दर्द और अभाव अब मौन हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि गहरे नीले आकाश में अनगिनत लोगों ने क्या लिखे हैं? पहला है आत्मकथा, दूसरा है कहानी, तीसरा है शायरी, चौथा है कविता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मकथा। गहरे नीले आकाश में अनगिनत लोगों ने अपने आत्मकथा लिखी है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कवि के जीवन की गागर कैसी है? पहला है रंगीन, दूसरा है खाली, तीसरा है सुनहरी, चौथा है भरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी खाली। कवि के जीवन की गागर खाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कवि ने खाली घड़ा से किसकी ओर इशारा किया है? पहला है खाली दुकान, दूसरा है सूखी नदी, तीसरा है असफल जीवन, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, असफल जीवन। कवि ने खाली घड़ा से असफल जीवन की ओर इशारा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि अपने जीवन कवि अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहता है? पहला है उग्र स्वभाव, दूसरा है मधुर, तीसरा है कोमल, चौथा है सरल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाना चाहिए डी। कवि अपने सरल स्वभाव को दोष देना नहीं चाहता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कभी अपने जीवन के लिए किन अनुभवों को, कभी नहीं है, कवि होना चाहिए, गलत, कवि वहाँ डाल लीजिएगा। कवि अपने जीवन के किन अनुभवों को सबसे बाँटना नहीं चाहते हैं? पहला है पारिवारिक, दूसरा है सार्वजनिक, तीसरा है मधुर, चौथा है निजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निजी। कवि अपने निजी जीवन के अनुभवों को सबसे बाँटना नहीं चाहते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि कवि के आलिंगन में आते-जाते, यहाँ पर जाते नहीं होगा, आते-आते। आते-आते कौन रह गया? पहला है प्रेमिका, दूसरा है बेटी, तीसरा है माताजी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमिका। कवि के आलिंगन में आते-आते प्रेमिका रह जाती है, ठीक है? आलिंगन मतलब बाहों में, कवि के बाहों में प्रेमिका आते-आते रह गई। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कविता में थका हुआ पथिक कौन है? पहला है कवि के दोस्त, दूसरा है कवि, तीसरा है कवि की प्रेमिका, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कवि। कविता में थका हुआ पथिक कौन है? कवि है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि मुरझा कर गिर रही पंक्तियां नहीं होना चाहिए, पत्तियां हैं। पंक्तियां और पंक्तियां बोलते हैं, पत्तियां। मुरझा कर गिर रही पत्तियां किसकी प्रतीक है? पहला है खुशियों की, दूसरा है उदासी की, तीसरा है निराशा का, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर उदासी की होगा, कौन सा होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मुरझा कर गिर रही पत्तियां निराशा का प्रतीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि कवि के सरल स्वभाव के कारण किसने धोखा दिया है? पहला है प्रेमिका, दूसरा है मित्रों, तीसरा है संबंधियों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मित्रों। कवि के सरल स्वभाव के कारण मित्रों ने उसे धोखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि कवि ने अब तक कैसा जीवन जिया है? पहला है दुखदाई, दूसरा है खुशहाली, तीसरा है निराशा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुखदाई। कवि ने अब तक दुखदाई जीवन जिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि कभी, फिर यहाँ कभी लिखा गया है, यहाँ कवि कर लीजिएगा। कवि अपनी आत्मकथा लिखने की वजह क्या करना चाहता है? पहला है गाना गाना चाहता है, दूसरा खुश रहना चाहता है, तीसरा हंसना चाहता है, चौथा दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कवि जो है अपनी आत्मकथा लिखने की जगह पर दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहता है। ये हो जाएगा सही आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि कवि का दाम्पत्य जीवन कैसा है? पहला है सुखी, दूसरा है खुशहाल, तीसरा है दुखी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुखी। कवि का दाम्पत्य जीवन कैसा है? दुखी है। तो ये जो था आप लोगों का उत्पाद सिपाही का पेपर 2 का कौन सा, हिंदी, ठीक है, जिसमें हम लोग एक एक करते बढ़ते जा रहे हैं ताकि सिलेबस से कोई चीज़ छूटे ना, ठीक है। इसके आगे हम लोग कल जो पार्ट होगा 5वां में, जो उस हम लोग देख लेंगे। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग देखेंगे कृतिका 2, वो भी कंप्लीट हो जाएगा, तब हम लोग देखेंगे व्याकरण। बस आप लोग क्या कीजिए कि उराव से ट्यूटोरियल से जुड़े रहिए, और आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए ताकि मेरा जोश जुनून बना रहे और आप लोगों के लिए क्लास लाते रहें, ठीक है। ये आत्मकथ्य का 2 पद हम सुनाते हैं और उसका अर्थ भी बताते हैं, थोड़ा-सा आप बने रहिएगा। जैसे है आत्मकथा का, आत्मकथ्य का ये जो पद है, क्या है?
मधुप रुकिए, कहाँ चल गया? इसको यहीं पर रखते हैं। मधुप गुन गुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज धनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। इसका अर्थ हम बता देते हैं आपको, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि कोई अपने जीवन को सामान्य व्यक्ति के जीवन के समान ही बताते हुए कहते हैं कि मेरा मन रूपी भंवरा हमेशा गुनगुना कर अपनी कहानी बता जाता है। आज मेरा मन बार बार अपने जीवन की कहानी का वर्णन करने के लिए बेचैन हो रहा है। आज मेरे मन की भावों रूपी पत्तियां गिर रही है। इस गहन सीमाहीन विस्तार में अर्थात पृथ्वी पर अनेक जीवन के इतिहास हैं। लोग इतिहास को पढ़कर आलोचना करते हुए निंदा या मजाक करते हैं। तब भी मेरा मन चाहता है कि मैं अपने जीवन की दुर्बलताओं का वर्णन कविता लिखकर अभिव्यक्त करूं। क्या सभी इस मेरे जीवन की कहानी को सुन सकेंगे? अगर मैंने अपने जीवन की दास्तान को बयां किया तो तुम मेरे जीवन रूपी सागर को खाली पाओगे। मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो विशेष हो। सामान्य मानव की तरह मेरा जीवन भी दुर्बलता से पूर्ण है।